Hey guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and I hope that you are enjoying our Build Your Basic series, which I am doing for income tax रेगुलरली इन आवर यूट्यूब चैनल सीए निकुंज गोएंगा योर टैक्स मेंटर। पहला काम तो आपको ये करना है कि भैया हमारा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट यू कैन गेट द रियल टाइम अपडेट्स। दूसरा काम आपको ये करना है कि यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करिए। नवंबर दिसंबर 23 में जिनका भी एग्जाम है और जो अभी फाउंडेशन रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बेसिक्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जब तक आपको कंसेप्चुअल बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप टैक्स का क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते गाइस। सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अपने को सबसे पहले ये समझना है कि सर टैक्स का बेसिक्स क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप टैक्स को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एंड आई डोंट केयर अबाउट वेदर यू आर टेकिंग एडमिशन और यू आर नॉट टेकिंग एडमिशन। देखिए वो सब अलग बात है। मैं एक टीचर हूं और मैं टीचर की हैसियत से ये बोल रहा हूं कि भाई आप जहां कहीं पे भी एडमिशन लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टैक्स पढ़ने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है बेसिक्स जानना। जितना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात बाकी सब्जेक्ट्स के लिए उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स के लिए। इसका रीजन ये है जैसे पेपर लाइक अकाउंट्स, पेपर लाइक लॉ, जहां पे आप फाउंडेशन लेवल पे ऑलरेडी कुछ जानते हो। कॉस्ट भी, आपका बिजनेस थोड़ा सेंस है तो आप कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं आप जान जाओगे, इजीली जान जाओगे। बट टैक्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। यू आर ब्लैंक अबाउट टैक्स, यू डोंट नो नथिंग अबाउट टैक्स। आप कुछ नहीं जानते, बस आपको डीटी आईडीटी का मतलब क्या यही आपको पता है। तो प्लीज गाइज डेली हमारा बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स जो चल रहा है उसको फॉलो करिए। मैं ऑलरेडी पहला मेरा जो वीडियो था जहां पे मैंने इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज के बारे में बताया था, वो मेरा वीडियो में प्लीज देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन में जाइए, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर आज का क्या कॉन्सेप्ट है? आज का टॉपिक तो जबरदस्त है, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने ये सोच के बनाया है कि सर आप चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपके लाइफ में दो चीज इंपॉर्टेंट, मतलब दो चीज तो हमेशा ही होगा। सर जो आज एकदम क्लियर कट सुन लेना मेरे वीडियो में, जो इस दुनिया में आया है उसको कभी ना कभी जाना भी है। और दूसरी बात, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको टैक्स से आप बच नहीं सकते, टैक्स से आप मुक्त नहीं हो सकते, टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। सरकार आपको नहीं छोड़ेगी बिना टैक्स दिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा, बीट इनकम टैक्स और बीट जीएसटी। सो यू शुड नो कि आपको आपका टैक्स कैसे देना है। रादर यू शुड आल्सो हेल्प अदर्स टू कैलकुलेट द टैक्स। तो चलो स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। कि सर इनकम टैक्स आपने बताया एक्ट, बट हमें खोल के तो दिखाओ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिखता कैसा है, उसमें सेक्शंस क्या है। लेकिन बिफोर दैट गाइस, आइए एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे अपने को बहुत अच्छा एक महसूस होगा। एक स्टैटिस्टिकल डेटा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो सीबीडीटी, याद है मैंने आपको बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हाँ सर देखो, सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर ये क्या होते हैं? अरे भाई सिंपल है, मेरा बात ध्यान से सुनो। आपको इतना पता है ना, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, जैसे मोदी जी जब इलेक्ट हुए तो उन्होंने अपना कैबिनेट चुना। तो कैबिनेट में बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग होती है, होम मिनिस्टर अलग होता है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, एमओएफ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसका जो उनका जो हेड है वो है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। सो वो हेड कर रही है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे 5 डिपार्टमेंट होते हैं। कितने डिपार्टमेंट होते हैं? 5 डिपार्टमेंट। अपने को 2 डिपार्टमेंट से मतलब है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 2 डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब क्या सर? टैक्स तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो बजट एलोकेशन करता है कि भैया गवर्नमेंट के पास इतना करोड़ रुपया है तो कितना करोड़ रुपया कलेक्शन होगा, या कितना करोड़ रुपया इस डिपार्टमेंट को जाएगा या इस डिपार्टमेंट को जाएगा। एलोकेशन ऑफ बजटरी रेवेन्यू विच इज डन टू दी वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो अपने को मतलब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नीचे 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्स लॉज मैनेज करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड कस्टम्स जो आईडीटी मैनेज करता है। बात क्लियर हुई सर? तो यस, तो सीबीडीटी ने ये प्रेस रिलीज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, एंड ये इन्होंने खुलासा किया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में
सरकार को लगभग 8,36,000 करोड़ रुपए। सर क्या बोल रहे हैं, इतना तो हम तो कैलकुलेटर में फिट नहीं कर पाएंगे। इसी को तो बोलते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैक्स। यू शुड बी नोइंग, जर्नल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा टैक्स पढ़ने में। बात समझ में आ रहा है? ये रियल लाइफ है। द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर दिस ईयर स्टैंड्स एट रुपीज 8,36,000 करोड़ सर। और इसी का लास्ट ईयर में 6,42,000 करोड़ था, लगभग 30% का ग्रोथ हुआ है डीटी कलेक्शंस में। यानी इसका मतलब लोग इनकम ज्यादा कमाए हैं, इनकम टैक्स ज्यादा पे किए हैं, ऑब्वियसली ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में। 30% कोई मजाक का बात नहीं है सर। ये तो हमने ग्रॉस कलेक्शन बोला। ग्रॉस कलेक्शन मतलब जितना गवर्नमेंट के पास आया। अरे भैया गया भी तो है। सरकार इनकम टैक्स में ना रिफंड भी देती है, यानी जो ज्यादा टैक्स दे दिया था उसकी लायबिलिटी कम थी बट वो ज्यादा दे दिया था, तो सरकार उसको क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सर जो रिफंड रिफंड कर देती है, अगर आप उसको एडजस्ट कर देते हो, यानी आप ग्रॉस में से नेट, ग्रॉस में से रिफंड अमाउंट को आप एडजस्ट कर देते हो तो आपको मिलता है नेट। मतलब सोचो 100 रुपया सरकार के पास आया और सरकार ने 10 रुपीज रिटर्न कर दिया तो 90 हुआ ना नेट। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया है। कितना लाख करोड़? 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि लास्ट ईयर था लगभग 5,68,000। इसमें लगभग 23% का ग्रोथ है। तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा मैं सोचा एक बार आपके साथ शेयर करूं तो आपको एक लगभग पता चले कि भैया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया में कितना होता है, जो गवर्नमेंट ये हर बार ये डेटा डिस्क्लोज करती है। चलो सर ठीक है, अब अपने आ जाते हैं, अब अपने आ जाते हैं टंटना। मैं बिल्कुल भी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बिल्ड योर बेसिक्स विल डेफिनेटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अपने जाएंगे पूरे के पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले और वहां पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे देश में टैक्स लॉस को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आप मेरे सामने एक वेबसाइट खोले हुए दिख रहे हो। सर ये मेरा वेबसाइट नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट। बाय द वे याद दिला देता हूँ, nikunjgoenka.com में हमारा एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ऑन है। आप चाहे तो जाके अपने कोर्सेज को, क्लासेस को बुक कर सकते हो nikunjgoenka.com, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है गाइस। किसका वेबसाइट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जिसका वेबसाइट का नाम है incometaxindia.gov.in। जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड बात है वो सब कुछ इस वेबसाइट में लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे सर? हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस वेबसाइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में दिया हुआ है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इनकम टैक्स लॉज में। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इनकम टैक्स लॉज में। देखो दिख रहा होगा गाइस, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा स्क्रीन। देखो टैक्स लॉज एंड रूल्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्ट दिया हुआ है, फिर रूल्स दिया हुआ है, फिर बजट एंड बिल्स दिया हुआ है, और सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, डोंट वरी, आप तब भी देख लो, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर नोटिफिकेशंस एंड एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड केस लॉस। तो एक्ट में अगर मैं जाता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है इनकम टैक्स एक्ट। अब ध्यान से सुनना मेरा बात। देखो गाइस, व्हेन आई गो इन इनकम टैक्स एक्ट, ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज आवर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये ऑनलाइन आप कोई भी सेक्शन कहीं से भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेलेक्ट किए, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट। अब ये अपने को दिखा रहा है कि भैया ये तुम कौन से फाइनेंस एक्ट तक अपडेटेड देख रहा है, बिकॉज एज यू नो कि 1961 वाला एक्ट को तो बहुत बार अमेंड किया गया, राइट। तो इसमें देखो अलग अलग फाइनेंस एक्ट है, अलग है। 1961 के बाद से सारे फाइनेंस एक्ट यहाँ पर है, 1961 62 जितने सारे हैं, और अभी लेटेस्ट क्या है 2022। तो फाइनेंस एक्ट 2022 जो लेटेस्ट है, फाइनेंस एक्ट 22 अपडेटेड जो फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट वो आपको दिखा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से समझना, इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस है। कितने? इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शंस है। अरे बाप रे बाप, सर क्या हमें सब कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ना है? नहीं बाबा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो 298 सेक्शंस है ना, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। झोल मतलब क्या सर? ये 298 नहीं है, रियलिटी में अगर मैं बोलूं तो लगभग ये 500 से ज्यादा सेक्शंस है। 500 से ज्यादा सेक्शंस है ये। क्या बोल रहे हैं सर? आप तो बोल रहे 298।
देखो सिंपल लेवल है, आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, मेरे को आपको थोड़ा सा मतलब बोलना पड़ेगा, नहीं इजी है इजी है इजी है, मेरे को बोलना पड़ेगा, आप समझो मेरा पॉइंट ठीक है। तो ऐसे तो 298 सेक्शंस है, बट ऐसे 500 से भी ज्यादा है। सर इसका क्या मतलब है, सुनो मेरा बात ध्यान से। देखो गाइस, जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 44, ठीक है। अब 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए डी ए, 44 ए ई, ऐसे कर करके सेक्शन है। इसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक ही सेक्शन माना गया है। आप मेरा बात समझे, एक ही सेक्शन माना गया है इसको। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज है। अब जैसे सेक्शन 194 टीडीएस पढ़ाया जाएगा आपको, सी डी ई जी एच आई, ये अलग अलग सेक्शन है, ये अलग अलग सेक्शन है। क्योंकि 194 सी अपने आप में एक सेक्शन है, 194 डी अपने आप में एक सेक्शन है, 194 ई अपने आप में सेक्शन है, 194 जी एच आई आई ए, ये सब सेक्शन है, बट ये एक ही सेक्शन बना गया है। वैसे आपको पढ़ाया जाएगा 80 सीरीज में, 80 सी, 80 डी, 80 ई, ऐसे कर करके ये सब 80 ही माना जाएगा, बट है तो अलग अलग। तो ऐसे बढ़ बढ़ के सेक्शंस बड़े हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। एनीवेज अपने को इससे मतलब नहीं, मैं तो आपको सब पढ़ाऊंगा ही। टोटल 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट में, और 14 शेड्यूल्स। शेड्यूल मतलब एनेक्शर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट शेड्यूल्स, देखो शेड्यूल्स मतलब अदर इंफॉर्मेशन। कोई भी बात जो लॉ को लिखना है, उन्होंने अदर डिटेल्स के हिसाब से एनेक्शर करके दिया। जैसे होता है ना कि मेन बात लिखा गया है, उसके साथ जो एनेक्शर है एक्ट का, वो 14 शेड्यूल्स में लिखा गया है, ठीक है। अपने लिए 14 शेड्यूल्स इतना रेलेवेंट नहीं है, अपने को मेन सेक्शन देखना है, वो भी 298 सेक्शंस बेटा अपने इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, पहले बोल देता हूं, प्लीज इसके पीछे टेंशन मत लेना। चलो सर, बेसिक हमें क्लियर हुआ, अब हमें बताओ आप, और आप क्या बताने वाले थे। देखो सी दिस, आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो तरीके से चीज लिखा हुआ है, एक सेक्शन वाइज बात लिखा गया है और एक चैप्टर वाइज बात लिखा गया है, सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन वाइज मतलब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके आप मूव करेंगे, तो आपको नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे, सेक्शन 9A 9B 10 10A 10 AA आप मूव करोगे, ऐसे कर करके सेक्शन वाइज चलता रहेगा। लेकिन एक चैप्टर वाइज भी है। चैप्टर वाइज मतलब इनकम टैक्स एक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेरियस चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे कर करके इनकम टैक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, लगभग 23 चैप्टर्स। आप देखो लास्ट में क्या आया, 10 10 20 23 चैप्टर्स है। और शेड्यूल्स और अपेंडिक्स है। शेड्यूल्स मैंने आपको बताया, कितने शेड्यूल्स, 14 शेड्यूल्स, ठीक है, ठीक है। और फिर आपके अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या हो, टेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस और एलाइड एक्ट्स रेफर टू इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में भी, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत अदर एक्ट्स भी रेफर्ड है। तो वो जो भी अदर एक्ट्स रेफर्ड है, उसके जो रेलेवेंट एक्ट्स के रेलेवेंट सेक्शंस रेफर्ड है, वो चीज का रेलेवेंट पोर्शन अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शंस है पूरे, ठीक है। वो दो तरीके से डिवाइड है, सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज। जब अपने चैप्टर वाइज का बात करते हैं, ठीक है, और उसमें 14 शेड्यूल है और उसमें 23 चैप्टर्स है, राइट। तो अब गाइस एक बार अपने आते हैं कि सर ये जो चैप्टर वाइज का जो आपने कंसेप्ट बताया, जो चैप्टर वाइज का आपने कंसेप्ट बताया, ये चैप्टर में क्या होगा, यही तो चैप्टर के अंदर सेक्शंस है। अब जैसे देखो, चैप्टर 1 के अंदर अगर अपने जाए तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फिर चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 4 5 6 7 8 9, 9A 9B। फिर चैप्टर 3 के अंदर में सेक्शन 10 से लेके चैप्टर सेक्शन 13B। फिर चैप्टर 4 में सेक्शन 14 से लेके, देखो ये चलता ही रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा 59। फिर चैप्टर 5 में, ऐसे करके आपके जो भी सेक्शंस है वो चैप्टर्स में ग्रुप्ड है। क्या है बेटा, ग्रुप्ड। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, सेक्शन होता है। क्या होता है, इट कंटेन्स द मेन प्रोविजंस, इट कंटेन्स द मेन प्रोविजंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है, सब सेक्शन। क्या होता है, सब सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना मेरा बात।
जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 9। सेक्शन 9 में 3 पार्ट्स में ये सेक्शन डिवाइडेड है, 9(1), 9(2) एंड 9(3). तो 9(1) कुछ बोलेगा, 9(2) कुछ बोलेगा, 9(3) कुछ बोलेगा। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। ये है सेक्शन 9 ही, लेकिन डिवाइड किया गया है इनटू वेरियस सब सेक्शंस। क्या बोला मैंने, ये डिवाइड किया गया है इनटू वेरियस सब सेक्शंस। तो नेक्स्ट सब कैटेगरी जो हो जाता है वो है सब सेक्शन। तो सेक्शन है, उसके नीचे सब सेक्शन है, फिर उसके नीचे क्लॉजेज है। क्या है बेटा, क्लॉजेज। अब ध्यान से सुनना। अब मान लो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, उसका एक फर्दर सब डिवीजन है क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। तो अब यहां पर ये 1 के बाद अगर कुछ फर्दर डिवीजन है तो वो क्लॉजेज होगा, यानी सबसेक्शन के बाद जो डिवीजन होता है वो क्लॉजेज होता है। सेक्शन के अंदर में जो डिवीजन होता है वो सबसेक्शन होता है, सबसेक्शन के अंदर में जो डिवीजन होता है वो क्लॉजेज होता है। मेरा बात समझ में आया? तो 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। दिस इज क्लॉज। अब आप इसमें और एक फर्दर डिवीजन करोगे तो उसको बोलेंगे सब क्लॉज, और एक फर्दर डिवीजन करोगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, सब क्लॉज। जैसे क्या, 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। तो सब सेक्शन 1 में ही अगर बहुत सारा वेरिएशंस है तो सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 फिर सब क्लॉज ए, सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। फिर और अगर जाता रहेगा तो आइटम वाइज चला जाएगा, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आइटम। सब दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आइटम। ठीक है? तो अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनेंगे मेरा बात, एक सेक्शन 6 है इनकम टैक्स एक्ट में, बट उसमें सबसेक्शन नहीं है, उसमें क्लॉजेज है। तो क्लॉज 1, क्लॉज 1A, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 4, 5, 6। ध्यान से सुनना, ये क्लॉज है। अब इसमें अगर ए और बी रहेगा तो ये सब क्लॉज होगा। बात समझ में आई? इसमें अगर ए और बी रहेगा तो ये भी सब क्लॉज होगा। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 6 के बाद 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 है ये क्लॉज है? एक जगह आप बोल रहे हैं सबसेक्शन है, बताऊंगा, यही तो मजा है टैक्स का, तभी तो ये बेसिक्स क्लास लिया जा रहा है, तभी तो आपके लिए बेसिक्स क्लास लिया जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। 6 क्लॉज 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्लॉजेज है, ये सबसेक्शन नहीं है। सर आपको पता है क्या, मेरा ईवाई का 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले 3 साल का डीबी देसाई में मैंने कॉर्पोरेट टैक्स में काम किया हुआ है, आर्टिकलशिप 5 इयर्स का, से ओवर 5 इयर्स से ज्यादा मेरा टैक्स मैनेजमेंट में प्रैक्टिस किया हुआ है कॉर्पोरेट में। मैं देखा हुआ हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, जिनको ये बेसिक आइडिया नहीं है, और जॉब में जाकर अगर आपको ये बेसिक आइडिया नहीं ना, एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी होती है कि आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है। तो अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए एकदम क्लियर कट में बता रहा हूं, बिल्ड योर बेसिक्स करना बहुत जरूरी है, आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो 6 क्लॉज 1, 1A, 2, 3, 4, 5 करके ये सारा चीज अपना दिया हुआ है। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू, दिस इज हाउ वी हैव टू कंप्लीट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले वी आर डूइंग सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो क्या बोला मैंने, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका सेक्शन कब, सब सेक्शन कब होगा, क्लॉज कब होगा। तो आइए एक बार फटाफट अपने इसमें आते हैं। देखो, लेट्स कम टू, हाँ और बेटा स्टार्ट करें इनकम टैक्स एक्ट का कुछ बेसिक्स पार्ट तो बता दो सर। ऐसा थोड़ी ना कि क्लास स्टार्ट करेंगे तभी होगा, रे भाई सब बताएंगे बेटा। स्टार्ट किया जाए इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आइए अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस देखते हैं, सर मजा आ जाएगा, डोंट वरी भाई,
विश्वास करो, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, मतलब टैक्स से प्यार हो जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट का 43 ऑफ 1961, ये 43 मतलब एक्ट नंबर, कि पार्लियामेंट में उस साल 1961 में ये एक्ट नंबर 43 था, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। सबसे पहले क्या दिया हुआ यहां पे, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी मतलब कोई भी एक्ट का, किसी भी लॉ को उठा के देख लो अब इंडिया का, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, पहला पार्ट हमेशा प्रियम्बल होगा। पहला पार्ट हमेशा प्रियम्बल होगा, उस चैप्टर उस सेक्शन का नामकरण होगा कि ये सेक्शन का नाम ये है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम होल ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। पहला पार्ट हमेशा नामकरण होगा। तो देखो वैसे यहां पे दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको फर्क समझा दूंगा। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वन डॉट, फिर सीधा क्या लिख दिया, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3। इसका मतलब 1 का सब सेक्शन 1 बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1 का सब सेक्शन 2 बोलता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एंड 3 बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। सर ये एक्ट भले ही 1961 में पास हुआ था, बट ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ऐसा क्यों, इसका भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सर एक्ट आ गया 1961 में। नाउ लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स है ना, एनुअल टैक्स होता है। एनुअल टैक्स मतलब आप इनकम टैक्स जो पे करते हो वो एनुअली पे करते हो। जैसे जीएसटी जो होता है ना वो मंथली टैक्स होता है, आईडीटी, बट जो इनकम टैक्स होता है वो साल में एक बार टैक्स पे करना पड़ता है आपको, एनुअल टैक्स होता है बेसिकली। तो 1961 में अगर 20 साल में टैक्स आया, आप लॉ आया, तो इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 1962 से इसकी एप्लीकेबिलिटी लगाई कि इस डेट से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब 1962 के पहले, 1 अप्रैल 1962 के पहले ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। तो 1961 वाला जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, ये हुआ पहला सेक्शन। सर खत्म हो गया पहला सेक्शन, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो 1 के बाद सीधा क्या लिखा गया, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। इसमें कोई क्लॉज नहीं है, सब क्लॉज नहीं, आइटम आइटम कुछ नहीं है। अब आप देखो, मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। दिख रहा है आपको सेक्शन 2? सर ये सब मेरे मैट में रहेगा आपको, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि बेसिक्स में आपको करा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सेक्शन 2, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहले लिखा हुआ है डेफिनेशंस। यहां पे भी आपको पता है मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में सेक्शन 2 डेफिनेशंस ही होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए गए लॉ में दैट हैज टू बी डिफाइंड, जैसे अमेलगमेशन, मर्जर, इनकम का डेफिनेशन है, टैक्स का डेफिनेशन है, एग्रीकल्चरल इनकम, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, राइट, टोटल इनकम का क्या डेफिनेशन है, सब चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट। तो डेफिनेशन किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जितने भी टर्म्स यूज किए गए उसका डेफिनेशन किधर दिया हुआ है, सेक्शन 2 में। अब आप देखो हाउ डू वी रीड दिस, रीडिंग इज मजा, रीडिंग में ही मजा है, ध्यान से देखना। सेक्शन 2 में क्या बात लिखी गई है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, मतलब बोलने वाले ये जनरल मीनिंग है। मान लो किसी भी सेक्शन में अगर कहीं पे भी एक वर्ड का मीनिंग दे दिया है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए क्या बोला, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसलिए यहां पे इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अगर वो कॉन्टेक्स्ट कहीं और पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आप देखो यहां पे भी 1 ए, फिर A B1, कैसे सर, बहुत सारे बच्चों को मेरे को डिफिकल्टी होती थी यार, जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, आप ही के एज का था। अब मुझे फील होता है कि जब मुझे डिफिकल्टी होती थी जब मैं स्टूडेंट था, तो आपको भी डिफिकल्टी होनी चाहिए, आप भी डिफिकल्टी में होंगे, इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स में। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, फिर उन्होंने 1 1A 1B
1C 1D 2 3। अब ये सब जो है ना, ये जो एस्टरिक मार्क दिया हुआ है वो सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। 2 3 4 5। अब ये सर, ये क्या है? क्या ये भी सब सेक्शन 1 है? नहीं। इसका रीजन बताऊं? क्योंकि यहां पर सेक्शन 2 के बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो गया कुछ भी वर्ड्स। आप याद करो, सेक्शन 1 में जब हम देख रहे थे तो वहां पे पहले सब सेक्शन 1 फिर 2 3 लिखा हुआ था, वहां पे कहीं पे भी कुछ वर्ड्स लिखा हुआ नहीं था पहले। यानी सेक्शन नंबर के बाद में इफ इमीडिएटली सब सेक्शन 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिखा हुआ है तो सब सेक्शन है। लेकिन सेक्शन के बाद में अगर कुछ वर्ड्स लिख दिया और फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन स्टार्ट किया तो वो क्या है बेटा? वो क्लॉज है। वो क्या है? क्लॉज। जैसे ये सब क्लॉज है, 2 1 ये क्या है? 2 क्लॉज 1A, 2 क्लॉज 1A, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, फिर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, वैसे ही सब क्लॉज सी। ये सब क्लॉजेज है, दीज ऑल आर क्लॉजेज। सेक्शन 2 में एक ही सेक्शन है, उसमें कोई सब सेक्शन नहीं है, उसमें सब सेक्शन है ही नहीं, एक ही सेक्शन है। इट देन डिफाइंस इनटू क्लॉजेस। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता, इनफैक्ट मुझे फाइनल के बाद पता चला कि ऐसा कुछ होता है। ऑब्वियसली उस समय पहले पता नहीं था बेटा। अब देखो ऐसे आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में अगेन देखो, यहां पे तो कुछ ही नहीं है। फॉर द पर्पस, यहां पे आप देख रहे प्रोवाइडेड दैट, बात करेंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं प्रोवाइजो। क्या बोलते हैं इसको? प्रोवाइजो। प्रोवाइजो के बारे में बात करेंगे। और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको क्लॉजेस का। देखो सेक्शन 6, देखो सेक्शन 6, रेसिडेंस इन इंडिया। क्या लिखा है? रेसिडेंस इन इंडिया। और उसके बाद नीचे सेक्शन 6 डॉट, हाँ सेम चीज तो हो गया सर, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यहां पे अगर यहीं पे लिख देता 1 तो सब सेक्शन 1 होता, लेकिन इन्होंने इमीडिएटली 1 नहीं लिखा, उसके बाद कुछ वर्डिंग्स दे के 1 लिखा तो वो क्लॉज हो गया। यानी ये एक ही सेक्शन है, इसमें कोई सब सेक्शन नहीं है। ये क्लॉज 1, ठीक है, क्लॉज 1A, क्लॉज 2 3 4 5 6, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखो क्लॉज 1 है तो ये सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। सब क्लॉज भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, तो इसमें खाली सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है। ये है सर, ठीक है। और आपको दिखाए, जैसे देखो सेक्शन, एक मिनट, 9A देख लो, कुछ भी देख लो। देखो 9A के बाद तुरंत यहां सब सेक्शन 1 पहले स्टार्ट हुआ, तो दिस इज सब सेक्शन। क्योंकि यहां पे 9A के बाद पहले नंबर लिखा हुआ है, तो दिस इज सब सेक्शन। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। बस और चाहिए क्या भाई? मजा आ रहा है? टैक्स में मजा आना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई, मजा आना चाहिए। यस सर। तो ये था बेटा अपना सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। अब आते हैं प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन में। ये जबरदस्त तरीके से बता देता हूं, एकदम इजी लगेगा आपको। प्रोवाइजो मतलब क्या? प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शंस। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शंस टू द मेन सेक्शन। सेक्शन ने एक बात बोला कि भैया इनकम टैक्सेबल होगा अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। एग्जांपल दे देता हूं, इफ योर इनकम इज मोर देन 2,50,000 योर इनकम इज टैक्सेबल। एक बार एग्जांपल ले लो। ऐसे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर मेरी इनकम 2,50,000 है एनुअली तो मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मेरी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इसको अपने बोलते हैं एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2.5 लाख का एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है हर एक इंडिविजुअल को। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो सर एक्सेप्शंस टू द इनकम टैक्स, if my income is more than 2,50,000 my I have to pay tax। अब प्रोवाइजो क्या करेगा? इसका एक्सेप्शन ले आएगा। इफ आई एम नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, और इफ आई एम नॉट अ इंडियन रेसिडेंट, या फिर मैं फॉरेनर हूं, तो आई हैव टू पे टैक्स वॉट एवर द लिमिट इज। यानी एक्सेप्शन मतलब क्या? जब वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा तो उसके लिए क्या लाता है इनकम टैक्स एक्ट? प्रोवाइजो। इनकम टैक्स एक्ट क्या लगता है? प्रोवाइजो लेकर आता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट ब्रिंग्स आउट प्रोवाइजोस। वो प्रोवाइजो लेकर आता है कि इनकम टैक्स का जो वो प्रोविजन है उसमें प्रोवाइजो आएगा। डिस्कस करेंगे इसका भी बात। सर एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लेनेशन क्या करता है? इट क्लैरिफाइज, इट क्लैरिफाइज द स्कोप या मीनिंग ऑफ द सेक्शन,
और एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, इसका भी डिस्कस करेंगे। मान लो एग्जांपल देता हूं, एक वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में बिजनेस कनेक्शन, राइट। बट बिजनेस कनेक्शन को इन्होंने सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं किया। इन्होंने बिजनेस कनेक्शन जब वर्ड यूज हुई सेक्शन 9 में, सब सेक्शन 1 में, क्लॉज 1 में, उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन के थ्रू वहां पे बिजनेस कनेक्शन का स्कोप बताया। ये भी पॉसिबल है। यानी एक्सप्लेनेशन मींस क्या, एक वर्ड को, एक मीनिंग को, एक टर्म को, एक इशू को, एक फैक्ट को क्लैरिफाई कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वहां पे कहीं कंफ्यूजन है तो क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन, उसका सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो, आई मीन सब क्लॉज, क्लॉज, फिर उसके बाद उसी का प्रोवाइजो विच स्टेट्स द एक्सेप्शंस टू द मेन सेक्शन, कि कब वो नहीं लगेगा, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन कि भैया क्लैरिफाई करेगा इंटेंट ऑफ द लॉ और यूज और वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द मेन सेक्शन। बात क्लियर हो गई सर? हाँ। अब सर इसको थोड़ा सा आप हमें एग्जांपल देके समझाओ, क्योंकि विदाउट एग्जांपल हमें क्या है, हमारी दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। एक बार आओ सेक्शन नंबर 3 में, एक बार आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। जस्ट सी दिस, प्रीवियस ईयर डिफाइंड। बात करेंगे प्रीवियस ईयर ये सब क्या होता है, डोंट वरी। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो इसी पे होगा, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर डिफाइंड, क्या बोला गाइस? प्रीवियस ईयर डिफाइंड। एक बार खाली प्रोवाइजो का मतलब समझने के लिए हम इसका आपको एक बार रीड करवा रहे हैं। क्या लिखा हुआ एक बार देखो, सेक्शन 3, इसमें कोई सबसेक्शन, क्लॉज, प्रोवाइजो कुछ नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनना। आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी खाली ओवरऑल देख लो। इनकम टैक्स एक्ट है ना, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं समझता, वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बेसिस पे बात करता है। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बेसिस पे बात करता है। उसको लैंग्वेज पता है पीवाई का, प्रीवियस ईयर, और एवाई का, असेसमेंट ईयर। अब जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया है, डायग्राम दिखाया है, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पहले आता है, उसके बाद असेसमेंट ईयर आता है। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो इसी के ऊपर आने वाला है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर, आई मीन टू से वो ईयर ना जो असेसमेंट ईयर के पहले आता है। The year which comes before assessment year is known as previous year as per this diagram, क्योंकि assessment year बाद में आ रहा है, previous year पहले आ रहा है। तो जो साल, जैसे मान लो ये 2023-24 है, तो ये कौन सा साल हो जाएगा? 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के पहले आ रहा है उसको अपने प्रीवियस ईयर बोलते हैं, सिंपल। जो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के पहले आ रहा है उसको अपने प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है, इसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब असेसमेंट को प्रीसीड कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर पहले आता है, फिर असेसमेंट ईयर आता है। असेसमेंट ईयर के पहले क्या आता है? प्रीवियस। ये डेफिनेशन दे दिया। अब प्रीवियस एवाई का कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूं सर, ये प्रोवाइजो अब दे दिया। अब यहां पे क्या दे रहा है? अब ये प्रोवाइजो दे दिया। प्रोवाइजो मतलब कब? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के पहले नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। तो प्रोवाइडेड दैट में लिख दिया, प्रोवाइडेड दैट कब, किस सिचुएशन में, कुछ अदर डेट होगा। इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब क्या? सिंपल है, एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग करने का, पेंटिंग करता है, वो उसका प्रोफेशन है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीएस है, प्रैक्टिस करता है। एक फिल्म आर्टिस्ट है, स्पोर्ट्समैन है, प्रोफेशनल है, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। तो इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो कि न्यूली सेटअप है, और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, या फिर एक सोर्स है इनकम का जो पहली बार उसके हाथ में आ रहा है, इन द सेड फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर साल में, द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन
जिस दिन उसका बिजनेस सेटअप हो रहा है या प्रोफेशन सेटअप हो रहा है, द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और एज द केस में बी the date on which source of income newly coming into existence and ending with the said financial year. ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर को क्या मतलब बताया कि वो असेसमेंट ईयर के पहले आएगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अगर आपका, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो और वो पहली बार आपने नया सेटअप किया है, नया सेटअप तो भैया पहला साल ही होता है कि बिजनेस हर साल सेट करते हैं आप, पहला साल आपने बिजनेस सेट किया, तो फर्स्ट ईयर जब अपना बिजनेस सेट करते हो, फर्स्ट ईयर जो अपना बिजनेस सेट करते हो, या फिर पहली बार जब अपना इनकम कमा रहे हो आप, तो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकम, तो उस साल जो प्रीवियस ईयर होगा वो कब से होगा, जिस साल, जिस डेट से आपने बिजनेस सेटअप किया है, या फिर जिस डेट से आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया है, और एंड कब होगा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब 31 मार्च। इसका मतलब ये गाइस, देखिए इससे इतना क्लैरिटी मिल रहा, मतलब मैं क्या बताऊं गाइस, मुझे को अपना प्रेस करना नहीं है, बट मैंने अपने सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि सर ये जो बेसिक्स कोर्स आप पहले करवा देते हैं ना, इससे हमको इतना ज़्यादा मजा आता है टैक्स करने में कि आप पूछ नहीं सके, तो दैट इज़ वाई आई कंटिन्यू टू डू दैट। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप ध्यान से इसको करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको इसका प्रोवाइजो को समझाता हूँ। ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा था बेटा, प्रोवाइजो अभी ये बोल रहा है कि मान लो आपने बिजनेस सेट किया 1 जुलाई 22 को, ठीक है, और आप, ठीक है, आपने बिजनेस कब सेट किया, 1 जुलाई 22 को, दिस इज योर बिजनेस डेट, दिस इज योर सेटअप, दिस इज योर सेटअप ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखना, ये आपका बिजनेस सेट हुआ है 1 जुलाई 22 को, ठीक है। अब 1 जुलाई 22 को आपने बिजनेस सेट कर लिया, गवर्नमेंट बोलती है लॉ में कि आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो ये होगा, 1 जुलाई से, 1 जुलाई 22 से लेकर 31 मार्च, मतलब ये आप 23, ये आपका प्रीवियस ईयर का पार्ट नहीं है। और आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा, आपका असेसमेंट ईयर होगा 23 24, दिस विल बी योर असेसमेंट ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24। सर इस पे अपने अभी आ नहीं रहे, अपने ये समझ रहे कि वो प्रोवाइजो का मीनिंग है, क्योंकि यहां पर प्रोवाइजो क्या बोल रहा था, पूरा साल प्रीवियस ईयर है, मतलब यहाँ पे सेक्शन 3 क्या बोल रहा था, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, यहाँ पे क्या बोल रहा था, पूरा 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, पूरा 12 महीना प्रीवियस ईयर है। बट क्या यहाँ पूरा 12 महीना प्रीवियस ईयर है, द आंसर इज नो। तो दिस इज द एक्सेप्शन एंड दैट इज वाई इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो, जो खाली सेटअप ऑफ बिजनेस के केस में चेंज हुआ और कहीं नहीं, समझे। तो प्रोवाइजोज आर द मेन सेक्शंस। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन में। आइए, जैसे मैंने आपको हिंट दिया था बिजनेस कनेक्शन का, मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सर क्या जबरदस्त हो रहा है, बैरैक्ट से पढ़ने का मजा ही अलग है। सर आपको ये बैरैक्ट क्लासेस में भी दिखाया जाएगा, डोंट वरी। देखो बेटा, सेक्शन 9 के पहले क्या लिखा हुआ है, इनकम डीम टू एक्रू, जो भी लिखा हुआ है उसके बाद फोकस मत करो। 9 के बाद या देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 9 सब सेक्शन 1 है, मतलब सेक्शन के इमीडिएटली बाद अगर 1 लिखा रहेगा तो वो सब सेक्शन होगा। सब सेक्शन 1, द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक 9 सबसेक्शन 1 का क्लॉज दे दिया, ठीक है, 9 सबसेक्शन 1 का क्लॉज दे दिया, ऑल इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और दिस, ठीक है। ये बोल दिया कि ये जितने भी इनकम जो किसी बिजनेस कनेक्शन से इंडिया में आ रहे हैं तो वो इंडिया में एक्रू माना जाएगा। ये एक सेक्शन है। अब इसके नीचे देखो, इतना एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन 1 दे दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ये क्लॉज क्या है, 1, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ए बी सी डी ई, क्लैरिफाई कर दिया ये सब चीज कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब क्लैरिफाई कर दिया। अलग अलग सिचुएशन की, अगर बिजनेस हुआ तो ये होगा, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट जिसका ये तो ये होगा, नॉन रेसिडेंट तो ये होगा। तो दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन, दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन खाली एक नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 भी है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2A 4 5 कैसे भी हो सकता है। तो भैया इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में तैरना सीखना पड़ेगा। अगर आप तैरना सीख जाओगे तो बस दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे को आपको ये नहीं करवाना है कि आपको बस पूरा भ्रमण करा दूं, तैरा दूं, मुझे आपको ये दिखाना कि आपको तैरना आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस।
ठीक है, तो ये था अपना अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सेक्शंस, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन, और इसी पे अपना पूरा का पूरा जो आगे का डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। पहला वीडियो हम ऑलरेडी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, आई बटन में ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लीज आप देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया, वहां पे आपको इंस्टेंट बेसिस पे मिलता रहेगा। राइट गाइस, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार बता देता हूँ सर, nikunjgoenka.com को विजिट करना मत भूलना, क्योंकि सारे एनरोलमेंट्स एंड ऑल हमारे इस वेबसाइट के थ्रू होंगे। आपको जितने भी क्लासेस नवंबर दिसंबर 23 के लेने हैं वो इस कोर्स में यहाँ पे आप विजिट करो और अपनी क्लासेस को डेफिनेटली बुक करवा सकते हो। हमारी बैचेस जैन एंड से स्टार्ट हो जाएगी फॉर नवंबर दिसंबर 23। बट अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी फटाफट अपना ये जो है, ये आपका जो बिल्ड योर बेसिक्स की क्लासेस है वो फटाफट आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।